जंगल के ऊपर बादल गरज रहे थे और नीचे दलदल की मिट्टी से भाप उठ रही थी। हर पेड़ की जड़, हर झाड़ी, हर पत्ती पर एक अजीब सी नमी थी, मानो धरती खुद किसी डर से कांप रही हो। दलदल के बीच जहां पानी भी सांस लेने से डरता था, वहीं पड़ा था एनाकोंडा, जंगल का सबसे पुराना जीव। वो सो नहीं रहा था, बस आंखें बंद करके महसूस कर रहा था कि कौन सा प्राणी उसकी धरती पर चलने की हिम्मत कर रहा है। थोड़ी दूर पेड़ों के बीच हिरणों का झुंड पानी पीने आया। उनकी आंखों में मासूमियत थी, लेकिन पांव कांप रहे थे क्योंकि हवा में एक अजीब सी गंध थी, सांप की। पानी के नीचे कुछ हिला, बस एक लहर उठी और पल भर में एक छोटा हिरण पानी में खिंच गया। बाकी झुंड भाग गया, लेकिन दलदल फिर शांत हो गया। केवल हवा में महसूस हो रहा था डर। अगली सुबह जंगल के राजा शेर पेड़ों के बीच घूम रहे थे। उनकी चाल में आत्मविश्वास था। इस जंगल में मेरे अलावा कोई नहीं जो डर पैदा करे। उसकी आंखों में यही बात झलक रही थी। लेकिन आज जंगल अजीब था। पक्षी चुप थे, बंदर पेड़ों से उतर नहीं रहे थे और हाथी का झुंड नदी की तरफ न जाकर पहाड़ों की ओर बढ़ गया था। शेर ने पहली बार महसूस किया कहीं कुछ बदल रहा है। उसने दूर से दलदल की ओर देखा और देखा कि पेड़ों के नीचे मिट्टी फटी हुई थी, जैसे कोई भारी चीज वहां से गुजरी हो। उसकी दहाड़ गूंजी, कौन है जो मेरे जंगल में ऐसे निशान छोड़ गया? लेकिन जवाब में हवा में सिर्फ फुफकार की आवाज आई, धीमी पर गहरी। दोपहर का वक्त था। जंगल का सबसे चालाक प्राणी क्रोकोडाइल दलदल के किनारे धूप सेंक रहा था। वो भी जानता था कि आज पानी अजीब है, मगर उसकी मुस्कान में घमंड था। मैं दलदल का राजा हूं, जो भी आएगा खा जाऊंगा। पानी में हल्की सी लहर उठी। क्रोकोडाइल ने आंखें खोली, बस 2 लाल बिंदु दिखाई दिए, एनाकोंडा की आंखें। पानी फटा और दोनों दैत्य भिड़ गए। दलदल का पानी उबलने लगा। एनाकोंडा ने क्रोकोडाइल को लपेटा, मगर वो भी कमजोर नहीं था। उसके दांतों ने सांप की देह में गहरा जख्म छोड़ दिया, मगर एनाकोंडा धीरे धीरे कसता गया। हर सांस के साथ उसकी पकड़ मजबूत होती गई। क्रोकोडाइल ने आखिरी बार जोर लगाया, मगर उसकी आंखें पलट गईं। पानी फिर शांत हो गया। अब दलदल का राजा बदल चुका था। शाम को हवा में हल्की बारिश की बूंदें थी। जंगल के जानवर आपस में बातें कर रहे थे। किसी ने क्रोकोडाइल को खा लिया। वो सांप है जो पेड़ों से भी लंबा है। अब डर फैल चुका था। हर जानवर सतर्क था। बंदर पेड़ों पर ऊंचाई पर सोने लगे। हिरण अब झील की तरफ नहीं आते और हाथी झुंडों में घूमते, कभी अकेले नहीं। पर सांप को फर्क नहीं पड़ता था। वो अब जंगल की रातों का मालिक था। जहां वो जाता, जंगल का संगीत बंद हो जाता। एक दिन नदी सूखने लगी। पानी में मरी हुई मछलियां तैर रही थीं, क्योंकि एनाकोंडा ने उस नदी को अपना घर बना लिया था। उसकी गर्मी से, उसकी हरकतों से पानी गंदा और भारी हो गया था। जंगल के जानवरों ने सभा की। हाथी, शेर, बाघ और चील सब इकट्ठे हुए। अगर ये चलता रहा, हाथी ने कहा, तो अगला शिकार हम में से कोई होगा। शेर ने गरजते हुए कहा, मैं उससे लड़ूंगा, ये मेरा जंगल है। चील ने ऊपर से देखा, सावधान रहना, वो जमीन नहीं, खुद साया है। रात हुई। शेर अकेला दलदल की ओर बढ़ा। बिजली चमकी, बारिश शुरू हुई। हर बिजली की चमक में कुछ सेकंड के लिए पेड़ों के नीचे एक लंबा साया दिखाई देता। धीरे धीरे मिट्टी हिलने लगी। शेर गरजा, निकल सामने। पानी फटा और एनाकोंडा का सिर उभरा, इतना बड़ा कि शेर का पूरा शरीर उसमें समा जाए। दोनों ने एक दूसरे को घूरा। दोनों जानते थे आज केवल एक बचेगा। शेर ने झपट्टा मारा। उसके नुकीले पंजे सांप की गर्दन में धंस गए। एनाकोंडा ने अपनी देह को लपेटा। हर लपेट के साथ शेर की हड्डियां चरमरा उठी। बारिश तेज होती गई। मिट्टी में दोनों लिपटे हुए गुम होते गए। एक पल ऐसा आया जब जंगल की हवा थम गई और फिर अचानक सन्नाटा। सुबह जब सूरज निकला, दलदल के किनारे बस कुछ सोने जैसे बाल तैर रहे थे और एक लंबा निशान जो पानी से पहाड़ की तरफ जाता था। साल बीत गए। अब वो दलदल वीरान हो गया था। कोई जानवर वहां नहीं जाता। कहा जाता है कि रात में वहां से फुफकार की गूंज आती है और कभी कभी पानी में लहर उठती है, बिना हवा के।
हाथियों का झुंड अब दूर रहता है, बंदर उस तरफ झांकते भी नहीं और चीलें ऊपर से उड़ते हुए चुप हो जाती है।